हेलो एवरीवन। इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, चैप्टर के विषय में। इस विषय का पहला खंड लोकतंत्र क्या है, इसके विषय में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे लोकतंत्र क्यों, अर्थात लोकतंत्र को ही बेहतर शासन व्यवस्था या बेहतर शासन प्रणाली क्यों माना जाता है। लोकतंत्र ही वर्तमान समय में श्रेष्ठ शासन क्यों है। इन सब बातों को समझना और जानना इस वीडियो का मकसद है, उद्देश्य है। तो आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं और चर्चा का टॉपिक है लोकतंत्र ही क्यों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की क्या प्रमुख विशेषता है, लोकतंत्र के क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है, इसके विषय में समझने का प्रयास किया था। जहाँ तक लोकतंत्र का अर्थ है तो उसका सामान्य सा अर्थ हम इस तरह से ले सकते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जो जनता का शासन है, क्योंकि लोकतंत्र का सामान्य अर्थ लोक माने जनता होती है और तंत्र माने शासन, अर्थात जनता का शासन। लेकिन इस पुस्तक में जो परिभाषा है वह इस तरह से है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक जनता द्वारा चुना जाता है, अर्थात जनता की द्वारा चुनी गई सरकार को या चुने हुए शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो एक तरह से यह एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा है। ये लोकतंत्र की एक संपूर्ण परिभाषा नहीं है या लोकतंत्र की एक विराट या विशाल परिभाषा नहीं है। तो जहाँ तक इसकी विराट या विशाल परिभाषा का अर्थ है, हम यही समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की सबसे सॉलिड और बेहतरीन परिभाषा अगर आज तक कोई रही है तो वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति हम कह सकते हैं, अब्राहम लिंकन साहब की रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। जनता का शासन है, जनता के द्वारा शासन है और जनता के लिए शासन है। तो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कोटेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जो हमें लोकतंत्र का सही अर्थ समझाती है। लोकतंत्र जनता का शासन है, अर्थात इसमें जनता ही शासन करती है। जनता स्वयं शासन करती है या फिर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं, यानी जनता का के द्वारा शासन, अर्थात जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है। सारे निर्णय, सारे जो महत्वपूर्ण फैसले, कानून सब जनता के द्वारा बनाए जाते हैं या जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह से लोकतंत्र जनता के लिए शासन है। यह शासन जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है, अर्थात इसका उद्देश्य जनता का कल्याण करना है, जनता की भलाई करना है। इसमें शासन राजा के लिए नहीं चलाया जा रहा, राजा के द्वारा राजा का शासन नहीं है, या फिर किसी तानाशाह का अपने अपने लिए शासन नहीं है कि वो अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन चला रहा है। यहाँ पर लोकतंत्र में जो शासन की का जो लक्ष्य है या उद्देश्य है वो जन कल्याण है, जनहित है, जनता की भलाई है और जनता के लिए जनता के जीवन को बेहतर स्वरूप देना है। तो इस तरह की शासन व्यवस्था को ही हम लोकतंत्र कहते हैं, जो जनता का हो, जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो। जहाँ तक इसकी विराट परिभाषा की बात है तो इस पुस्तक में एक सामान्य सी परिभाषा दी हुई है और उस परिभाषा को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता या जनता के प्रतिनिधि शासन चलाते हैं और
जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जनता की भलाई के लिए निर्णय लेते हैं या जनता की भलाई के लिए कानून बनाते हैं, जनता को एक अनुशासन सभ्य समाज के रूप में उसे ढालने का कार्य करते हैं। तो ऐसी शासन प्रणाली को हम लोकतंत्र या जनतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र ही क्यों, डेमोक्रेसी क्यों, वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बजाय कोई और शासन क्यों नहीं, राजतंत्र क्यों नहीं, निरंकुश राजतंत्र क्यों नहीं, कुलीन तंत्र क्यों नहीं, धनिक तंत्र क्यों नहीं, या फिर सैनिक तंत्र क्यों नहीं, या फिर तानाशाही व्यवस्था या एक दलीय शासन प्रणाली क्यों नहीं। तो लोकतंत्र ही क्यों, इस प्रश्न का उत्तर ही अन्य सभी प्रणालियों का शासन क्यों ना हो, उन सब का उत्तर ही अपने आप में लोकतंत्र ही क्यों से स्पष्ट हो जाता है। तो लोकतंत्र क्यों, इसके पीछे इसके लिए उत्तरदायी इसके जो है गुण हैं, जो क्या ऐसे गुण हैं, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो लोकतंत्र को एक बेहतर शासन प्रणाली बनाते हैं। तो लोकतंत्र में बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि नंबर 1, लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के द्वारा शासन है, जनता के लिए शासन है, अर्थात शासन का जो उद्देश्य है वो जनता का कल्याण है, जनहित है, नंबर 1। नंबर 2, लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से शासन या शासकों का चुनाव होता है। एक चुनाव एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से, मतदान के माध्यम से शासकों का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, और वो चुनाव कुछ समय के लिए ही होता है, निश्चित समय अवधि के लिए होता है। किसी देश में 2 वर्ष के लिए वो समावधि है, तो किसी में 4 वर्ष है, किसी में 5 वर्ष है, किसी में 7 वर्ष है, किसी में 6 वर्ष है। तो इस तरह से अगर हम भारत की बात करें तो भारत में यह जो चुनाव की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है, और 5 वर्ष के बाद यहाँ पर नियत समय पर चुनाव होते हैं। तो जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि शासक कौन होगा, शासक वही होगा जिसको जनता पसंद करती है, वही नेता प्रधानमंत्री बनेगा जिसको जनता पसंद करती है, वही पार्टी सत्ता में आएगी जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, जिसको जनता ने मतदान के माध्यम से सर्टिफिकेट दिया है शासन चलाने का। तो इस वजह से ये एक बेहतर शासन प्रणाली है। नंबर 3, चुनाव के माध्यम से जनता शासकों को बदल सकती है, यानी कि सरकार को बदल सकती है। यह गुण लोकतंत्र में ही है कि जनता सरकार को बदल सकती है, सरकार को चेंज कर सकती है। यानी कि सरकार किसी एक पार्टी को बहुमत दिया और उस सरकार ने 5 वर्ष तक कार्य किया, अब जनता को लगा कि इसने 5 साल में कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया, तो फिर उसे आने वाले चुनाव में वोट ना दे करके दूसरी पार्टी को वोट दे करके उसे हम जिता सकते हैं, उसे सत्ता सौंप सकते हैं, शासन चलाने की उसे शक्ति दे सकते हैं। तो इसलिए भी लोकतांत्रिक बेहतर शासन प्रणाली मानी जाती है। यानी कि जनता के द्वारा शासकों का चुनाव होता है और फिर उन शासकों को जनता अपनी मर्जी से बदल भी सकती है 5 वर्ष के बाद, यानी कि समय के जैसे ही उनका समय पूरा होता है। इसके साथ ही लोकतंत्र बेहतर क्यों है, इसका अगला कारण, इसका अगला गुण है कि लोकतंत्र में कानून का राज होता है, लॉ यानी कि रूल ऑफ लॉ होता है, कानून का शासन होता है। यानी कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति या किसी समूह या दल की मनमानी नहीं चलती है। लोकतंत्र में एक संविधान होता है और उस संविधान के अनुसार शासन चलाया जाता है। कोई भी पार्टी या कोई भी नेता अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो कानून का राज होता है, और कानून का राज जहाँ होगा वहाँ पर शासन व्यवस्था जनहितैषी होगी, लोगों के कल्याण के लिए चलाई जाएगी, लोगों के भलाई के लिए चलाई जाएगी, और एक बेहतर समाज बनाने के लिए राज चलाया जाता है, शासन चलाया जाता है। तो ये है,
यह सिर्फ कानून का राज अगर जहाँ होगा तो वह शासन प्रणाली बेहतर मानी जाती है। तो इसलिए लोकतंत्र बेहतर माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कानून का राज होता है। नंबर 5 का लोकतंत्र बेहतर इसलिए भी माना जाता है क्योंकि लोकतंत्र अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है। निरंकुश राजतंत्र हो, चाहे सैनिक तंत्र हो या फिर तानाशाही व्यवस्था हो, वहाँ पर नागरिकों के पास कोई अधिकार नहीं होते। सिटीजन्स हैव नो राइट्स। लेकिन डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में जनता के पास अधिकार होते हैं। राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक या कानूनी अधिकार, और जो महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं जिनके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, व्यक्ति अपना पारिवारिक या अपना सामाजिक या अपना राजनीतिक या आर्थिक विकास नहीं कर सकता, ऐसे अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो परम आवश्यक अधिकार जो मौलिक अधिकार कहलाते हैं, उन्हें लोकतंत्र अपने संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान करता है। उदाहरण के लिए भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत में एक संविधान है जिसे भारत का संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और भारत का संविधान भारत के नागरिकों को अपने भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो लोकतंत्र अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, इसलिए भी यह बेहतर शासन प्रणाली मानी जाती है। इसके साथ ही लोकतंत्र में स्वतंत्रता, नागरिकों को स्वतंत्रता होती है। ठीक है, हालांकि वो अधिकारों में ही स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है, लेकिन स्वतंत्रता या आज़ादी, जिसको हम अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं, अपनी बात कहने की आज़ादी कहते हैं, अपनी विचार प्रकट करने की आज़ादी के नाम जाने जाते हैं, ये बहुत ही आवश्यक है। और किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की आज़ादी या स्वतंत्रता, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं हैं जो किसी भी देश में वहाँ के नागरिकों को मिलनी चाहिए। और लोकतंत्र इन सभी स्वतंत्रताओं को अपने अधिकारों, अपने जो देश के जो नागरिक हैं उन्हें अधिकार के रूप में प्रदान करता है। तो इस तरह से इन सब कारणों की वजह से लोकतंत्र एक बेहतर शासन प्रणाली है। तो आइए अब हम इन सभी जो हमने जो इसके जो गुण देखे, अच्छे गुण देखे हैं, उन्हें और दूसरे रूप में हम समझें। और वो दूसरा जो रूप है वह है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। ये प्रश्न ये भी हो सकता है कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दीजिए। लोकतंत्र क्यों बेहतर माना जाता है, ये क्वेश्चन तो हो ही सकता है। अगर प्रश्न यह हो कि लोकतंत्र क्यों बेहतर शासन प्रणाली माना जाता है, तब भी वही उत्तर देना है। और यदि क्वेश्चन या प्रश्न यह हो कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दीजिए, तब भी वही उत्तर होगा। तो पक्ष में तर्क देने का मतलब है कि लोकतंत्र को आप क्यों पसंद करते हैं, लोकतंत्र की खास विशेषताएं क्या हैं जो उसे एक बेहतर शासन प्रणाली मानते हैं। तो इसमें एक छोटा सा वृत्तांत दिया हुआ है चीन के बारे में। तो आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं, और इस कहानी या घटना के माध्यम से ये देखने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र एक बेहतर शासन प्रणाली कैसे है। चीन में 1958 और 61 के दौरान 1958 और 61 के दौरान बड़ा अकाल पड़ा था। ठीक है, यह अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था जो चीन में 1958 से 1961 के दौरान पड़ा। ठीक है, इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। इट वाज ए ग्रेट फेमाइन, यू कैन से, कि बहुत बड़ा अकाल, और इसने बहुत सारे लोगों को अपनी क्रूरता की वजह से मौत की नींद सुला दिया। भूख से 3 करोड़ लोग मारे गए।
उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, भारत की आर्थिक स्थिति भी ऐसी ही थी लगभग जैसी चीन की थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। देखिए यहाँ पर ये डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र एक बेहतर शासन प्रणाली क्यों है। अब चीन, क्योंकि चीन में एक दलीय शासन प्रणाली है, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, जो अपने नागरिकों को अधिकार नहीं देती, जो अपने नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं देती। तो वहाँ की स्थिति की ऐसी ही जो भुखमरी की हालात भारत में भी पैदा हुई, लेकिन भारत में इतने लोग नहीं मरे और चीन में 3 करोड़ लोग मर गए। तो इसका कारण कहीं ना कहीं शासन प्रणाली था, और शासन प्रणाली, चीन की शासन प्रणाली चूंकि तानाशाही शासन प्रणाली थी, और भारत की जो शासन प्रणाली थी वह लोकतंत्रात्मक थी। तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली होने के नाते हमने अपने देश के अंदर जो विकट परिस्थिति थी, उन विकट परिस्थितियों का सामना बड़ी मजबूती के साथ किया और बड़ी सफलता के साथ हमने उस समस्या का समाधान कर दिया। भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर कारण हुआ है, कि जो हमारी सरकारी नीतियां हैं वो चीन की सरकारी नीतियों से बेहतर हैं, अच्छी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है, वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने कभी महसूस ही नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती, देखिए चीन में भी अगर बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती तो वहाँ पर उस अकाल से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था। अगर वहाँ पर विपक्षी दल होता, वहाँ पर विपक्षी दल ना तो वहाँ पर बहुदलीय चुनाव प्रणाली है, यानी कि एक दल का शासन है वहाँ पर, वो दल है कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी दल। दूसरे, वहाँ पर विपक्षी दल भी नहीं है, अपोजिशन पार्टी नहीं है। और तीसरा कारण क्या है कि सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया अगर वहाँ होती, ठीक है, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। 3 बड़ी बातें हैं। चीन में अकाल से 3 करोड़ लोग मरने के जो कारण रहे, बड़ा कारण नंबर 1 वहाँ की शासन प्रणाली, और उस शासन प्रणाली की वजह से वहाँ पर बहुदलीय चुनाव प्रणाली का नहीं होना, विपक्षी दल का नहीं होना, और स्वतंत्र मीडिया का नहीं होना, जो सरकार की आलोचना कर सके, सरकार को आईना दिखा सके कि आप गलत हैं, यू आर रॉन्ग, आपकी नीतियाँ गलत हैं, आपके डिसीजंस गलत हैं और आप सही तरह से सरकार नहीं चला रहे हैं। ऐसा कहने की हिम्मत रखने वाली मीडिया अगर वहाँ होती तो फिर वहाँ के हालात अच्छे होते और वहाँ 3 करोड़ लोग नहीं मरते। उदाहरण के लिए जैसे भारत में अभी पैंडेमिक कोविड सिचुएशन है, और इस कोविड होने की वजह से यहाँ पर हालांकि लगभग 3.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, लेकिन फिर भी हमने सिचुएशन को काफ़ी हद तक जो है उसे बेहतर बनाया है और काफ़ी लोगों की जान बचाई है। इसका कारण ये रहा कि हमारी यहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, यहाँ विपक्षी दल भी है जो सरकार की आलोचना करता रहता है, सरकार को सुझाव देता रहता है। सरकार का अगर कोई गलत डिसीजन हो भी जाता है या कोई ऐसा निर्णय भी हो जाता है तो उसे तुरंत जो है सरकार के समक्ष लाता है, उसकी आलोचना करता है, सरकार उसे अपनी त्रुटि को या भूल को सुधार लेती है और निर्णय बेहतर हो जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ मीडिया भी है जो सरकार से सवाल पूछता रहता है और सरकार को सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहता है और उसकी कमियों को एक आईना दिखाता रहता है। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने या बनाने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। यहाँ पर लोगों की जरूरत के अनुरूप शासन चलाया जाता है। देखिए, जरूरत के
अनुरूप लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। ठीक है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देती। जहाँ पर गैर लोकतांत्रिक सरकार होगी, जहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी या अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया जाता और नहीं, और ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। यानी कि उस सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है कि जरूरी उनकी ज़रूरतों पर ध्यान दे, लेकिन जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार होगी वहाँ पर सरकार की मजबूरी है कि वो जनता की ज़रूरतों पर ध्यान दे। क्यों? अगर सरकार जनता की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देगी तो आने वाले चुनाव में जनता उसे सत्ता से हटा देगी, उसे चुनाव में अपना वोट नहीं देगी, जिससे वह पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। ठीक है। तो इस सब कारण से भी लोकतांत्रिक बेहतर शासन प्रणाली मानी जाती है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है, पर लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। यह ज़रूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दें, तत्काल ध्यान दें। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेह वाला स्वरूप है। तो ये इसलिए अच्छी है क्योंकि यह अधिक जवाबदेह है, मतलब जनता के प्रति जवाबदेह है, जनता की ज़रूरतों का ध्यान रखने वाली सरकार होती है और इसलिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बेहतर मानी जाती है। इसी तरह से जो इसके जो बोल्ड लेटर्स हैं उन्हीं को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा समय, जैसे कि यह है कि भाई अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने ही लाभ होते हैं। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। तो लोकतंत्र एक बेहतर शासन प्रणाली इसलिए भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम होती है, मंत्रिपरिषद होती है और वो सारे लोग मिलकर के डिसीजंस लेते हैं। जब कई सारे लोग कोई निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय बेहतर होने की संभावना होती है। अगर एक व्यक्ति निर्णय ले रहा है तो उसमें गलती की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। ठीक है, बेहतर निर्णय लेने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसलिए ये अच्छा माना जाता है। इसी से जुड़ा हुआ तीसरा तर्क यह भी है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का एक बहुत बेहतरीन तरीका उपलब्ध करवाता है। मतभेदों और टकरावों को संभालने का एक तरीका। मतभेद और टकराव क्या होते हैं कि जैसे कि भारत एक देश है और इस देश होने के नाते यहाँ पर बहुत सारे जातियों के लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं। तो उनके बीच में किसी मुद्दे के ऊपर टकराव होता है या कोई मतभेद होता है तो उन्हें हम एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते बहुत बेहतर तरीके से संभाल लेते हैं और उन टकरावों को टाल देते हैं और शांति व्यवस्था को बनाए रखने में हम कामयाब हो जाते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमने अपने सभी नागरिकों को अधिकार दिए हुए हैं, सभी को स्वतंत्रता दी हुई है, सभी को आगे बढ़ने के अवसर और मौके दिए हुए हैं। इसलिए हमारे देश में यह टकराव और मतभेद बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। जहाँ पर लोगों को अधिकार नहीं होते या वहाँ स्वतंत्रताएं नहीं होती, यहाँ उन्हें आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिलते, तो वहाँ पर टकराव और हिंसा आए दिन होती रहती है, गृह युद्ध तक हो जाता है और कई बार देश का बंटवारा भी हो जाता है। तो लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का एक बेहतर तरीका उपलब्ध करवाता है। इसी तरह से लोकतंत्र एक बेहतर शासन प्रणाली इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान करता है, लोगों को अधिकार देता है, उन्हें सम्मान करता है, उनकी गरिमा में जीवन प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक सरकार प्रयासरत रहती है ताकि सभी लोग गरिमा में जीवन जी सकें, अपना बेहतर जीवन जी सकें, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। और ये तभी संभव होगा जब सरकार नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करे, नागरिकों का सम्मान करे और
उन्हें सभी जरूरी अधिकार प्रदान करे, तभी नागरिक अपने जीवन को सम्मानित और गौरव में बना सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं या कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक बेहतर शासन प्रणाली है, और ये लोकतंत्र के पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण तर्क हैं। इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। जैसे वही चुनाव के दौरान जब चुनाव समय आता है तो हम, अगर कोई सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसकी जगह पर दूसरी सरकार चुन सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अब हम जिक्र करेंगे कि लोकतंत्र के विरुद्ध तर्क दीजिए, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए। मतलब क्या लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कोई खोट नहीं है, या जिसमें कोई अवगुण नहीं है, या कोई कमी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जिसमें कोई कमी ना हो या खोट ना हो। तो कोई भी शासन प्रणाली अपनी तरह से संपूर्ण रूप से वह सही नहीं हो सकती। इसीलिए हम लोकतंत्र के कुछ अवगुणों या उसके कुछ उसकी जो कमियां हैं उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं जैसे जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं, और ये तर्क कुछ इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, यानी कि वहाँ पर एक तरह से स्टेबिलिटी नहीं होती है ना, स्थायित्व तो नहीं होता। हर 4 साल या 5 साल के बाद नेता बदलते हैं। चुनाव हुआ, सरकार बनी, और उसे सरकार को कुछ समस्याओं के बारे में कुछ उसकी समझ विकसित होती है, वह कुछ निर्णय लेने की स्थिति में आती है कि तभी 4 साल निकल गए और चुनाव आ गए, सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है, ये इसका अवगुण माना जाता है। दूसरा, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। ये भी इसकी एक बड़ी कमी मानी जाती है कि इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर मोरालिटी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में नैतिकता की कोई जगह नहीं है। मतलब यहाँ पर सिर्फ अपनी राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए, कुर्सी के लिए लड़ाई होती रहती है, और अच्छाई बुराई का ध्यान ना रखते हुए यहाँ सारा जोर सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए लगाया जाता है, जिसमें षड्यंत्र रचे जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, और जिसे हम राजनीतिक गिरावट के तौर पर देखते हैं कि राजनीति में काफ़ी गिरावट आ जाती है जहाँ पर लोकतंत्र होता है। तो ये भी एक इसकी कमी है कि इसमें नैतिकता नहीं है, कि कोई भी दल या पार्टी या नेता किसी दूसरी पार्टी के अच्छी बात का समर्थन करता ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ उसकी आलोचना ही करता है। तीसरा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है, यानी कि इसमें देरी होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, उसमें शामिल होते हैं, इसलिए इसमें देरी हो जाती है निर्णय लेने में। नंबर 5, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। ठीक है, इसके चलते खराब फैसले भी होते हैं। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं, उनका एक नेता है, अब उस नेता को कई बार, अगर वो अशिक्षित नेता है, अयोग्य नेता चुन लिया, तो उसे पता ही नहीं है कि जनता क्या चाहती है, जनता का हित किस में है, और वो फिर अपनी मर्जी से निर्णय ले लेता है, तो वो कभी कई बार खराब फैसले भी ले लेता है। नंबर 6, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। देखो, इसमें भ्रष्टाचार होता है क्योंकि चुनाव के समय में मतदाताओं को लुभाने के लिए, लालच देने के लिए पैसों का इस्तेमाल होता है, शराब का इस्तेमाल होता है, कपड़ों का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारी चीज़ें लोगों को जो है चुनाव जीतने के लिए उन्हें लालच के रूप में दी जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसमें लोकतंत्र में भ्रष्टाचार होता है, और जब वो सत्ता में आ जाते हैं ऐसे लोग जो किसी भ्रष्टाचार की वजह से, या लोगों को पैसा दे करके, या लोगों के बीच में कोई सामान दे करके वो सत्ता में आए हैं, तो फिर वो सत्ता में आने के बाद उस पैसे को कई गुना वसूलने की कोशिश करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार करते हैं, घोटाले करते हैं। अगला है कि सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए
उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। यानी कि जो सामान्य, इसमें खास तौर से सामान्य लोग होते हैं जो राजनीति में आते हैं, है ना, एक्सपर्ट नहीं होते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते कई बार, वो भी चुनाव जीत जाते हैं, जिससे फैसले अच्छे नहीं होते हैं कई बार। तो ये भी इसकी एक बुराई है, ये भी इसमें एक कमी है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र, माना कि इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं। लेकिन वो कमियां इतनी बड़ी नहीं हैं, इतनी बुरी नहीं हैं कि हम एक तानाशाही शासन व्यवस्था को स्वीकार कर लें, या हम इसे सैनिक तंत्र को स्वीकार कर लें, या फिर एक निरंकुश राजतंत्र को स्वीकार कर लें। जो कमियां, जो बुराइयां निरंकुश राजतंत्र में हैं, तानाशाही व्यवस्था में हैं, सैनिक तंत्र में हैं, उन बुराइयों के मुकाबले लोकतंत्र में पाई जाने वाली बुराइयां नाम मात्र की हैं, बहुत कम हैं। तो इसलिए एक विद्वान ने कहा है कि माना कि लोकतंत्र सबसे श्रेष्ठ शासन नहीं है, लेकिन जो शासन व्यवस्थाएं वर्तमान में मौजूद हैं उन सब में श्रेष्ठ है, उन सब में बेहतर है। तो इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त घोषित करते हैं। इसमें जो 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को ऊपर चर्चा इसमें की गई है, और यह समझने का प्रयास किया गया है कि लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र लोकतंत्र को हम क्यों चुनें, या लोकतंत्र सरकार क्यों होनी चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर इसमें ढूंढने का प्रयास किया गया है। इस वीडियो नोट में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे बच्चों को इस वीडियो को देख करके कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। आप सबका पुनः धन्यवाद।